नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं अंजनी कुमार सिंह लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं अपने ग्राउंड जीरो के हीरोज के साथ। और इस बुलेटिन में हमारे हीरो आपको बताएंगे खबर की जमीनी हकीकत, वो भी सीधे ग्राउंड जीरो से। यूक्रेन से यूपी के कुछ बच्चे बीते कुछ दिनों में अपने घर वापस लौट करके आए हैं। उनमें से आज कई बच्चों को मुख्यमंत्री ने मिलने के लिए बुलाया था। हमारे साथ है, आप क्या है, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अरबाज खान है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूं। मैं पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और योगी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हम लोग वहां पे पूरा आशा खो चुके थे कि हम लोग दोबारा अपने देश लौट पाए, लेकिन उन लोगों की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री की वजह से हम लोग यहाँ पे आ चुके, जिसकी वजह से हम लोग को उनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। जो वहाँ पे आने के वजह इंडियन एम्बेसी भी हम लोग काफ़ी हेल्प की और वहाँ पे हम लोग बॉर्डर पे क्रॉस करने में भी वो लोग काफ़ी हेल्प किया और बॉर्डर पे आने के बाद भी वहाँ पे जो कंट्री थी वो लोग भी हम लोग फूड और रहने के लिए काफ़ी होटल रेस्टोरेंट काफ़ी प्रोवाइड किया, जिससे हम लोग किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो। क्या बात हुई जी, मुख्यमंत्री जी से क्या बात हुई? जी सर से मेरी ये बात हुई है कि पहले तो उन्होंने हमें वेलकम करा इंडिया वापस आने के लिए, एंड उसके बाद सेकेंडरी जो हमारा प्रायोरिटी है वो ये है कि हमारा मेडिकल टर्म अगर वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे फ्यूचर का क्या होगा। तो उसके बारे में हमने सर से क्वेश्चन करे हैं, तो सर ने बोला है कि अभी आप लोगों का इवैक्यूएशन पे हमारा पूरा ध्यान है, इसके बाद हम लोग आपकी पढ़ाई के लिए कुछ करते हैं। कुछ मतलब जैसे 1 साल 2 साल या 3 साल की पढ़ाई हो गई है, कुछ बाकी रह गई है, वहाँ का तो पता नहीं क्या होगा, उसके बारे में कोई एश्योरेंस मिला है आपको? जी अभी एश्योरेंस का तो नहीं कह सकता, बट सर ने बोला है कि इस टॉपिक पे हम लोग विचार करेंगे और NIA जो इस टाइम नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उस पे बात हो रही है। काफ़ी सारे लोगों ने लोन भी ले रखा होगा, उसके बारे में कोई चर्चा हुई कि उसका क्या होगा, कैसे चुकाएंगे, क्योंकि पढ़ाई तो अब डिस्टर्ब हो गई है थोड़ी सी। जी सर, फिलहाल लोन के बारे में ऐसा कोई सही हमारे से बात नहीं हुआ। आप वहाँ से रोमानिया बॉर्डर से हैं, पोलैंड बॉर्डर से? रोमानिया से। तो क्या रहा, मतलब किस तरह की मदद आपको भारत सरकार से मिली और कैसे पहुँचे यहाँ? जी देखिए, सभी लोग जानते हैं मोदी जी का परचम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड फहराता है, तो ऑब्वियस सी बात है हम जब रोमानिया एंटर कर गए थे उसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुआ था। जब तक हम रोमानिया बॉर्डर पे थे तो एंट्री के लिए दिक्कत हो रहा था क्योंकि एक गेट था एम्बेसी का, लोग पहुंच नहीं पाए थे टाइम पे। तो उसके बाद से पूरी मदद हाँ, मिली उसके आपको। बाद और भी आपके फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पर हैं अभी, उनके बारे में कोई बात हुई हो? जी मेरे फ्रेंड्स तो ऑलमोस्ट सारे आ गए हैं, बट अभी सूमे में कुछ लोग फंसे हुए हैं और उस गोरद में भी ये सीन है। आप अपने बेटे की वापसी से खुश हैं क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त में वो लौट करके आ गया है? बहुत खुश हूँ। मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा बेटा वहाँ से आया जब से बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। तो ये कुछ फैमिली के लोग, कुछ बच्चे, उनके पेरेंट्स, करीब 50 ऐसे परिवार और बच्चे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे थे, जो यूक्रेन से इस मुश्किल घड़ी में भारत वापस लाए गए हैं। भारत सरकार ने उन्हें वहां से इवैक्यूएट किया है, रोमानिया से, पोलैंड से और तमाम देशों से जो इर्द गिर्द हैं यूक्रेन के। और इन सब का ये कहना है कि जो सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त उनके सामने वो ये है कि जो बाकी बच्चे हैं वहाँ पर वो भी हिंदुस्तान ले आए जाएं, और दूसरा ये कि जो उनकी पढ़ाई आगे होगी या नहीं होगी इसको लेकर के जो असमंजस है उसका क्या होगा। तो सरकार का ये कहना है कि सरकार इस पर विचार कर रही है कि इनकी की आगे की जो पढ़ाई है उसको कैसे कंटिन्यू किया जाए या उसको कैसे रेगुलराइज किया जाए, इस पर सरकार विचार कर रही है। ये बात सरकार के ध्यान में है। कैमरा पर्सन राज सिंह बिस्ट के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। यूक्रेन के इवानो शहर में फंसे प्रयागराज शहर के हेमंत वर्मा भी सही सलामत अपने शहर आ गए हैं। उनसे बात करते हैं किस हालात में वो थे वहाँ पर और किस तरीके से सरकार ने उनकी मदद की। हेमंत, किस हालात में आप थे वहाँ? सर हालात तो काफ़ी ख़राब हो गई थी हालात। फिर इसके बाद हम 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब थी। जैसे हम रोमानिया पहुँचे, वहाँ पर शेल्टर प्रोवाइड किया गया, तो हम लोग को खुद पर महसूस करा था हम लोग सेफ़ जोन पर हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट ने सारा फूड स्टफ्स वगैरह प्रोवाइड कराया हमें और काफ़ी सही लगा। उसके बाद हमारी इंडियन एम्बेसी ने हेल्प किया, इंडियन फूड भी प्रोवाइड कराया वहाँ पर। फिर हम लोग को पता चला कि 2 दिन हम वहाँ पर शेल्टर में भी रुके बिकॉज काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, फ़्लाइट्स भी कम थी। तो इंडियन एम्बेसी गवर्नमेंट पे हमारी करीब 6 या 7 फ्लाइट पर डे उन्होंने अवेलेबल कराया था, जिसके कारण से हम लोग आराम से निकल गए। तो हेमंत, घर तो पहुँच गए, लेकिन घर में पहुँचने के बाद कुछ और समस्याएं आई हैं उनकी गार्जियंस को लेकर। गार्जियंस बार बार कुछ नए सवाल उठा रहे हैं इनके फ्यूचर को लेकर के। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की समस्याएं अब आएंगी आप? समस्या ये है कि अब बच्चा जैसे अब आधी पढ़ाई कर लिया है, 3rd ईयर में इनका है, 3rd ईयर कंप्लीट होने वाला है। अब शेष जो पढ़ाई है कैसे होगी, अब इसके बारे में लेकर के चैप्टर हम लोग बड़ा परेशान हैं। और हम सरकार से यही चाहेंगे कि सरकार हमारी व्यवस्था, मोदी आदरणीय योगी जी और मोदी जी दोनों
हमारी हेल्प करें सरकार, हमारी बच्चों को जो है हो सके तो यहीं पर प्रोवाइड कराएं। यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी हैं और हम लोग बहुत हैरान हैं इस पढ़ाई को लेकर के। तो जो बच्चे वापस अपने वतन पहुंच गए हैं उनके गार्जियन को लेकर ये बड़ी समस्या आ रही है कि अब उनकी एजुकेशन का आगे क्या होगा, कैसे उसको कंटिन्यू करेंगे। और सरकार से परिजनों ने ये अपील की है कि आगे की उनकी पढ़ाई के लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। दिनेश सिंह, न्यूज़ इंडिया, प्रयागराज। यूपी के वो बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हुए थे वो वापस लखनऊ लौट करके आए हैं और आज मुख्यमंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई है। कुछ बच्चियां हमारे साथ हैं। बच्चे, आप कहाँ से आए हो और किस बॉर्डर से आपको लाया गया है, कब आई आप? जी, मैं रायबरेली से हूँ। मैं इवानो फ्रांकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और मुझे रोमानिया बॉर्डर से लाया गया था। क्या मुख्यमंत्री जी से जो बात हुई है, कुछ बातें उन्होंने कही होंगी, आपने कही होंगी, क्या बातें हुई? जी, वो यही कह रहे थे कि हमारी आगे की स्टडी के बारे में और यही कह रहे थे कि तो क्या कोई एश्योरेंस मिला है उनकी तरफ से, वो या आपने कुछ? कि सारे बच्चे जब आ जाएंगे इकट्ठे तो वो एक बार और बुलाएंगे, फिर उसके बाद मतलब गवर्नमेंट इस पे बात कर रही है। ठीक है बेटा, आप बताओ कहाँ से हो आप? मैं गोरखपुर से, मेरा नाम शिवांजलि गुप्ता है। शिवांजलि, क्या बात हुई मुख्यमंत्री जी से? उन्होंने कहा हमारे फ्यूचर को लेके कि हमने कहा कि हमारे फ्यूचर का अब क्या होगा, जो हम लोग का सपना है डॉक्टर बनना, तो उन्होंने कहा हम लोग विचार उस पर कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग विचार करके आप लोग को बताएंगे। और इसके अलावा जो परेशानी आपको हुई, आपके कुछ और फ्रेंड्स होंगे जो आपके मेडिकल फ्रेटर्निटी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, तो उनको कैसे वापस था, इस बारे में कोई बात हुई है? हाँ, उन लोगों को भी, मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब आ गए हैं इंडिया, सब वापस आ गए हैं बहुत सेफली, सही समय सब लोग आ गए। तो ये बच्चियां यूक्रेन से वापस आ गई हैं और सबके मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि उनकी आगे की पढ़ाई का क्या होगा, वो कैसे कंटिन्यू करेंगे। 1 साल 2 साल 3 साल जिनकी पढ़ाई हो चुकी है, वो आगे का जो टर्म है वो कैसे करेंगे अगर यूक्रेन में लड़ाई चलती रहती है। तो इसके बारे में मुख्यमंत्री की तरफ से इनको आश्वासन ये दिया गया है कि पहले सारे बच्चों को वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया जाए और उसके बाद फिर इन चीज़ों पर हम विचार करेंगे और ये देखेंगे कि इसका समाधान कैसे निकालना है। तो सरकार पूरी तरह से इन बातों को समझ रही है। विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। लगातार रसिया यूक्रेन पर हमले कर रहा है और जिस तरह से वहां पर जो तमाम जो भारतीय छात्र हैं उनको भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत भारत वापस लाने की पूरी कवायद कर रही है। हजारों छात्र अभी तक भारत आ चुके हैं। ग्रेटर नोएडा के देवटा गांव में जो तरुण जो भाटी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं क्योंकि वहां पर MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। क्यू में ही रह कर के पढ़ाई कर रहे थे, क्यू में ही इनकी यूनिवर्सिटी थी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि तरुण आज सुबह अपने गांव पहुंचे हैं तो यहाँ तमाम उनके रिश्तेदार, उनके जो मिलने वाले जो लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि किस तरह के वहाँ पर हालात थे जो है यूक्रेन में, किस तरह वहाँ से तरुण ने जो ये पिछले जो 6 दिन किस तरह से गुजारे, हम बात करते हैं। ये बताइए कि पहले तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी में वहाँ पर पढ़ते थे और वहाँ के हालात क्या हैं, जो कीव के जो हालात हैं, कब यहाँ इंडिया पहुँचे? मैं बोगुमलेट नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। तो मैं कीव में ही था, मेन सेंटर में कीव में था, हमारा हॉस्टल था। तो वहाँ के हालात काफ़ी बिगड़े हुए थे। तो लोगों की आर्मी फौज टैंकर वैंकर जाते थे तो लोगों को बहुत डर लगता था। हाँ, और हमारी यूनिवर्सिटी के पास जू भी थे तो वो भी रशियन आर्मी ने तबाह कर दिए। जू को भी तबाह कर? हाँ जी, हाँ जी। किस तरह की दिक्कतें आई थी? वही खाने पीने की और वहाँ रहने पीने की, मतलब धूल मिट्टी थी बंकरों में नीचे, तो काफ़ी तो बंकर से कितनी दूरी पे बम ब्लास्ट हुआ था और क्या बम लगातार गिर रहे थे? जो रशियन आर्मी थी वो लगातार आ रही थी और टैंकर्स क्या वहाँ क्यू में घूम रहे थे, जो उनके जो टैंक थे, इस तरह का कुछ है? हाँ जी, क्योंकि टैंक हमारे यूनिवर्सिटी हॉस्टल की साइड में लगातार जा रहे थे और हमारे हॉस्टल से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर धमाका भी हुआ और हमारी यूनिवर्सिटी साइड में जू वगैरह थे वो भी सब उन्होंने तबाह कर दिए। और क्योंकि लड़कियां भी होंगी, छात्रा भी होंगी, जो वहाँ लोकल लोग थे, तो क्या लगा सड़कों पे अफरा तफरी मच गई थी, इस तरह का कोई माहौल देखा हो? छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे थे ये जो रूस की आर्मी थी? नहीं, अभी तक तो सिविलियन वार उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन लोग डरे हुए थे अगर सिविलियन वार हो गया तो शायद कोई भी ना बचे, ऐसा कुछ था। हाँ जी। तो वहाँ से निकले कैसे तुम? कैसे निकले? क्योंकि वहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थे और कीव में ज़्यादातर रशियन आर्मी टारगेट कर रही है। कितनी बिल्डिंगें तबाह हुई, कुछ अनुमान लगा के भी देखा? आसपास की जो बिल्डिंगें थी उनको बम से उड़ाया गया? कोई ऐसा वाकया कि आपको लगा कि बम आपके सामने आके गिरा है, कुछ ऐसा?
देखा आपने? हाँ जी, हम एक बार हॉस्टल के 14th फ्लोर पे गए थे, तो वहाँ हमारी आंखों के सामने एक बिल्डिंग में धमाका हुआ, तो लोग काफ़ी डरे हुए थे। तो उस टाइम ऐसा काफ़ी बिल्डिंगें उन्होंने उड़ाई हैं बॉम्ब से, हमारे सामने भी उड़ाई हैं। टैंकर वैंकर जाते थे रशियन, तो लोग डर भी रहे थे। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह से तमाम भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, जिनको ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार वापस ला रही है, और न्यूज़ इंडिया लगातार जो है कवरेज करके आपको दिखा रहा है कि किस तरह से जो छात्र भारत लौटे हैं वो किस तरह से वहां उन्होंने देखा कि क्या हालात थे और किस तरह के हालात से वो गुजरे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिव कुमार भारद्वाज के साथ संजीव कुमार, न्यूज़ इंडिया, ग्रेटर नोएडा। सीआईएसएफ के 53वें स्थापना दिवस के मौके पर देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह इंदिरापुरम स्थित सीआईएसएफ के सेंटर पहुंचे और वहां पर उन्होंने सीआईएसएफ को देश के आर्थिक विकास के साथ ही साथ औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जिस तरह से लोग लगे हुए हैं, उसी तरह से इस इकोनॉमी को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान सीआईएसएफ का है और उसकी भूमिका भी महती है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ अजय पीयूष शुक्ला, न्यूज इंडिया। हम इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी के आवास पर उनके साथ मौजूद है। राकेश जी के लगातार मतगणना को लेकर अलग अलग बयान आ रहे हैं, किसान को स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि वो एक एक वोट को अपने प्रत्याशी तक जरूर पहुंचाए जिसे उसने दी है। बात करते हैं कि पूरी डिटेल वो चुनाव को लेकर, मतगणना को लेकर राकेश जी की क्या एक जो ये बनाते हैं, क्योंकि जब राकेश जी के बयान आते हैं तो लोग शौक हो जाते हैं कि जो हम नहीं सोच पाते वो राकेश जी सोचते हैं। सर स्वागत है न्यूज इंडिया में। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि 10 तारीख को मतगणना है, तो किस तरह की आपकी क्या आपने गाइडलाइन जारी की है किसानों को? नहीं, हमने तो ये कहा भाई जिसने वोट दी है वो वोट उसके वहां तक जानी चाहिए, उनके बीच में छेड़खानी ना करें। अगर छेड़खानी करेंगे तो उसका क्या है? करे नहीं, आप बाहर आदमी रहेंगे तो करने के नहीं चाहिए। आपने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर रजाई खाना रात को रुकना, यहाँ पे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली आगे उसी में ही अपना लौट जाइए। आपने 9 और 10 2 दिन की छुट्टी किसानों को 2 दिन की किसानों को आगे छुट्टी आ गई, अपना गिनती पाइयो। 5 साल काम करो और जब टाइम आवे, जब आप खेत में, ये उस दिन बिजली भी ज्यादा छोड़ेंगे, गन्ने की पर्ची भी देंगे ज्यादा, जिससे किसान बिजी रहे। किसान वही चीजें करना तो कहीं कहीं पर्ची आवेगी, तो उन चीजों पर ध्यान नहीं देना। 2 दिन की पर्ची दी हुई, वो 72 घंटे वाले उसमें काउंट नहीं होने की। हाँ, अपनी आगे पीछे कभी तोड़ लियो। सर आपने 70 सीटों पर कहा कि बीजेपी 70, इनका प्लान है कि एक जिले से 1 सीट बेईमानी की जितानी इनको, भले कैसे भी जीते, कैसे भी जीते। गिनती ठीक करवाइयो, बस गिनती पे ना वो सो जाइयो कि गिनती ठीक ना करो। और क्या प्लान? नहीं, हमारा क्या प्लान होता, हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी, हमारा कोई प्लान नहीं। हम तो भाई हमने वोट दे रखी तो उसका वो तड़ा देखा होंगे, लगाएगा ठीक, वहां पे पहलेदारी ठीक है क्या, आज जाएंगे हम भी। अच्छा ठीक है सर, तेलंगाना सरकार ने 3 लाख रुपए किसानों को मुआवजा देने की बात की है, शहीद हुए हैं। बाकी दूसरे यूपी सरकार ने भी अभी कुछ घोषणा नहीं की, अभी नहीं करी। 10 तारीख के बाद में जो भी सरकार बनेगी, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको कहेंगे। तो तेलंगाना सरकार का बड़ा प्रयास है सर, बड़ा प्रयास है। उन्होंने 750 किसानों को दिए हैं पैसे, और हम यहाँ की सरकार को देंगे, यहाँ की सरकार। अच्छा सर, चुनाव के बाद क्या आगे रणनीति रहेगी? हमारा तो चुनाव के बाद में पूरे देश में जाने का प्लान है। अभी हम 13 तारीख को राजस्थान जा रहे, 14 को हरियाणा है, और फिर तमिलनाडु, कर्नाटक और आदिवासियों का छत्तीसगढ़ में भी हम जाएंगे। देखिए सबका एक प्री प्लान होता है जो बताते नहीं है किसी को, और जो अब इन्होंने एक गाइडलाइन किसानों के लिए जारी की है कि 9 तारीख और 10 तारीख की छुट्टी करें, मतगणना स्थल पर रहे, पूरे अपने साजो सामान के साथ रहे, ट्रैक्टर के साथ रहे, ट्रॉली के साथ रहे, रजाई गद्दे और खाना साथ रखे, और अपनी एक एक वोट अपने उस प्रत्याशी को दे के घर तक पहुंचाए जिसको उसने दी है। क्योंकि सरकार पर किसानों को और टिकैत साहब को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव में बकौल टिकैत साहब की गड़बड़ की थी और उन्होंने अपने जिला पंचायत सदस्य जिताए थे। लगातार हम राकेश टिकैत जी के साथ बने रहेंगे और आगे भी आपको इनका इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। पवन अग्रवाल, न्यूज इंडिया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। क्या कुछ है कार्यक्रम, इसको बताने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता सुप्रिया जी हैं। किस तरह का कार्यक्रम है और कहाँ से ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा, कहाँ पे? ऐसा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसा सशक्त नारा देने के बाद और 40% टिकटों में भागीदारी देने के बाद प्रियंका गांधी जी का ये मानना है कि महिलाओं का सतत हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनको सतत भागीदारी में लाना चाहिए और इसीलिए 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन वो एक बड़ा मार्च ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें कि हमारी सारी महिला प्रत्याशी, करीब 160 महिला प्रत्याशी उत्तर प्रदेश चुनाव से, हमारी चुनी हुई महिला सांसद, चुनी हुई विधायक, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, बाकी राज्यों से भी इसमें शामिल होंगे। इसमें बहुत सारे गैर राजनीतिक लोग भी आएंगे, जैसे कि कहीं पर गृहिणियाँ हैं, कहीं पर स्पोर्ट्स के लोग हैं, सिनेमा जगत के लोग हैं, बहुत सारी अधिवक्ता हैं, शिक्षा जगत, समाज सेविका, ऐसे लोगों की बात है। ये मार्च शुरू होगा बेगम हसन महल पार्क से, उधा देवी की प्रतिमा पर नमन करते हुए इसका समापन गांधी प्रतिमा पर होगा। कौन कौन बड़े नेता शामिल रहेंगे और कौन कौन कितने लोग रहेंगे? मैंने आपको बताया, हमारी निर्वाचित महिला सांसद और विधायक रहेंगी, इसमें हमारे सारे प्रत्याशी रहेंगे, खुद प्रियंका गांधी जी इसको लीड कर रही हैं और जिस तरह का उत्साह है, मुझे लगता है अच्छी संख्या में महिलाएं इसमें शामिल होंगी। चुनाव हो गए, कहाँ पे कांग्रेस को? मुझे लगता है कांग्रेस ने एक प्रबल चुनाव लड़ा है, फ्रंट फुट पे चुनाव लड़ा है, जवाबदेही तय करी है और ये प्रियंका गांधी जी का साहस था और उत्तर प्रदेश की जनता का स्वाभिमान था कि चुने हुए प्रधानमंत्री को अपना बयान बदलकर माफ़ी मांगनी पड़ी। जब उन्होंने लोगों से कहा आपने मेरा नमक खाया, उनको बयान बदलना पड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, नमक तो मैंने खाया, क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने कहा कि उनकी हिम्मत कैसे होती है कहने की। उन्होंने जवाबदेही तय करने की बात कही है। उन्होंने सतत कहा है कि बात भर्ती की और महंगाई की होनी चाहिए, बात रोजगार की होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, आगे देखिए 10 तारीख को क्या होगा। तो ये कांग्रेस की सुप्रिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो चुनाव हुए हैं उसके नतीजे काफी बेहतर होंगे कांग्रेस के लिए और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी खुद मौजूद रहेंगी। लखनऊ से न्यूज इंडिया के लिए अबू तला। सातवें व अंतिम चरण के मतदान को लेकर के अगर हम बात करें तो तमाम जो है कहा जाए तो पोलिंग पार्टियां जो है यहाँ पे मौजूद हैं। पोलिंग पार्टियों को जो है रवाना किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोलिंग पार्टी जो है बैठे हुए हैं, उनको जो है बैलेट बॉक्स के साथ जो है ना रवाना किया जा रहा है। जिस तरह से अगर हम बात करें तो 8 विधानसभा में चुनाव होना है और 8 विधानसभा यानी कि वाराणसी की 8 विधानसभा में अगर हम बात करें तो 30,80,000 मतदाता जो है अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। और इसको लेकर के हम बात करें तो पोलिंग पार्टियां जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जो कल जो है मतदान जो होना है उसको लेकर के जगह जगह पर जाएंगी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पोलिंग पार्टियां को रवाना किया जा रहा है। दूसरी तरफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पोलिंग पार्टी जो कार्मिक हैं वो जो है जाएंगे और कल जो है मतदान को जो है ना संपन्न कराएंगे। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो पूरी तैयारियां लगभग जो है पूरी कर चुकी हैं। और यहाँ पर अगर कहा जाए तो विधानसभा बाई विधानसभा वार जो है यहाँ पर डेस्क बनाए गए हैं, जहाँ पे अगर हम बात करें तो 8 विधानसभा वाराणसी के हैं और उस वाराणसी में लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 30,80,000 मतदाता जो है अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर के अगर हम यहाँ पर जो है पुलिस से अगर हम बात करें तो फोर्स की आप व्यवस्था देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है न की चाक चौबंद है। और जो पार्टियाँ जो रवाना हो रही हैं जो कल मतदान कराएंगे तो उसको लेकर के यहाँ पे तमाम कार्मिक जो है ना मौजूद हैं। जगह जगह पे आरओ बनाए गए हैं, जो विधानसभा बार जो है उनको जो है रवाना किया जा रहा है। तो ऐसे में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है ना, और अगर हम बात करें कि इनको जो है ना कई सारी सुविधाएं दी गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट है और जो मशीनें जो बैलेट जिससे से होगा वो मशीनें हैं। साथ ही साथ जो मशीन जैसे बंद करने का है, कुछ पेपर वगैरह जो है इनको दिए गए हैं। साथ ही साथ कोविड नियमों का अगर पालन करने की बात जहाँ तक की जा रही थी उनको वो भी समान व्यवस्था की गई है। कोविड के नियमों को देखते हुए जो है तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है, हैंड ग्लव्स है और कुछ दवाइयाँ भी दी गई हैं जो इमरजेंसी के उसमें दी जाती है। तो उस तरह की दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई गई है। तो ऐसे में कहा जाए तो 8 विधानसभा में चुनाव होना है, जो वाराणसी के 8 विधानसभा है और लगभग 30,80,000 मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 70 प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में है। तो कल जो है 7 बजे चुनाव जो है शुरू हो जाएगा और तमाम जो अगर कहा जाए तो पोलिंग पार्टियां जो है अपने अभी गंतव्य की ओर रवाना भी हो रही हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी।
तो यूक्रेन की लड़ाई का जो कहीं तक एक संबंध है वो यूक्रेन में है, पर कहीं ना कहीं असर इंडिया में देखने को मिल रहा है। लुधियाना सनती शहर है, एक औद्योगिक नगरी है। यहाँ पे कुछ व्यापारियों ने, चाहे स्टील के हो चाहे लोहे के हो, उन्होंने कहीं ना कहीं एक पुतला फूका है। केंद्र सरकार का मकसद यही है कि यूक्रेन की लड़ाई को देखते हुए सरकार कह रही है कि स्टील के रेट बढ़ाए गए। हालांकि सरकार का कहना है, दूसरी तरफ जो व्यापारी है उनका दावा है कि यूक्रेन से सिर्फ तरल और पेट्रोलियम पदार्थ ही निर्यात किए जाते हैं, जिसको लेके हमारा यूक्रेन से कोई भी स्टील से संबंधित कोई भी व्यापार नहीं है। कुछ व्यापारी हमारे साथ लुधियाना के जुड़ चुके हैं। सर, प्रोटेस्ट किया है, मकसद क्या है? स्टील के रेट जो बढ़े हैं उसको किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? ऐसा है ये कि पिछले 10 दिनों में 12,000 रुपये टन स्टील के रेट बढ़ चुके हैं। जैसे आपने कहा यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रही है, उससे हमारा इंडिया का कुछ भी लेना देना नहीं है। उससे हमारा इंडिया का कुछ भी लेना देना नहीं है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया में ना तो बिजली के दाम बढ़े हैं, ना ही तेल के दाम बढ़े हैं। जो मेन स्टील प्रोड्यूसर है उनकी जो उन्होंने माइंस ले रखी हैं, वो सालों साल की लीज पे ले रखी हैं। फ्री पे कॉस्ट पे माइंस चला रहे हैं, कोल माइंस ले रखी हैं, स्पोज आयरन ले रखे हैं, आयरन ओर ले रखी है, कैप्टिव प्लांट इनके अपने। असर क्या पड़ेगा अगर रेट बढ़ रहे हैं तो आपके व्यापार में असर क्या? व्यापार में असर यह है जी, ना तो हम इस भाव पे माल खरीद पाएंगे ना ही बेच पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास कैपिटल ही नहीं बचेगा इतने महंगे भाव पर माल लेने का, खरीदने का। इससे ये होगा कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बंद होने की कगार पे आ चुकी है। ऑलमोस्ट आप समझे बंद ही हो चुकी है। युद्ध का असर मानते हो कि ये केंद्र सरकार के योजना बंद तरीके से ऐसा प्रोग्राम किया है? युद्ध का कोई असर नहीं है जी। ये जो मेन स्टील प्रोड्यूसर उन्होंने कार्टेल बना रखा है, उन्होंने कार्टेल बना के रेट बढ़ा दिए। और उन्हीं के फुट स्टेप को फॉलो करते हुए जो जो पंजाब में है, जैसे जो मंडी गोविंदगढ़ होगा या लुधियाना में जो स्टील रोलिंग फर्नेसेस हैं, इन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोने शुरू कर दिए हैं। कोई इसके लिए जस्टिफिकेशन नहीं है। अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप क्या करेंगे व्यापारी? हमारा ये स्टेप है जी, हम अभी हमारे ग्रुप ने जो फैसला किया है, अभी हम स्टील अथॉरिटी के दफ्तर का घेराव करेंगे, राष्ट्रीय इस्पात के दफ्तर का घेराव करेंगे, विश्वकर्मा चौक में लगातार कंटिन्यू भूख हड़ताल करेंगे। और जब तक हमारी बात नहीं सुनेगी ऐसे ही चलेगा। फैक्ट्रियां बंद करके ताले मार के चाबी हम सरकार को देने वाले हैं। बिल्कुल, धन्यवाद जी। कहीं ना कहीं कहा कि युद्ध का कोई असर नहीं है, क्योंकि यूक्रेन से हमारी कोई चीज निर्यात नहीं होती है। तरल पदार्थ जरूर यूक्रेन से निर्यात होते हैं, जिसको लेके स्टील के जो दाम बढ़े हैं, इन्होंने यहाँ प्रोटेस्ट किया और मांग की है कि जो स्टील के दाम है अगर कम ना हुए तो आने वाले समय में इस प्रोटेस्ट को यहाँ के व्यापारी और बढ़िया तरीके से करेंगे। लुधियाना से न्यूज इंडिया के लिए अरविंदर सराना की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव परिणाम 10 मार्च को आएंगे, लेकिन लगता है उससे पहले कुछ दलों को ये भली भांति लगने लगा है कि वो सरकार में आने जा रहे हैं, उनकी सरकार बनने जा रही है। हम राष्ट्रीय लोकदल के लखनऊ के हेडक्वार्टर पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर बीते एक हफ्ते से रंगाई पुताई और मेंटेनेंस का जो काम है वो शुरू हो गया है, वो चल रहा है। नए सिरे से रंग रोगन किया जा रहा है, दफ्तर जो पुराने थे उनको नया किया जा रहा है, सब कुछ नया सा दिखने की तैयारी की जा रही है। बीते एक हफ्ते से ये सारा काम राष्ट्रीय लोकदल के लखनऊ के इस ऑफिस में चल रहा है। रंगाई पुताई के लिए मजदूर लगे हैं, कुछ नए कमरे बनाए जा रहे हैं, उनमें नए सिरे से सारी चीज़ें रखी जा रही हैं। ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल को ये लगने लगा है कि सरकार उनकी बनने जा रही है। हमारे साथ सुरेंद्रनाथ त्रिवेदी जी हैं, जो प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोकदल के, इनसे बात करते हैं। त्रिवेदी जी, तैयारी से लगता है कि आप काफ़ी आश्वस्त हैं जो चुनाव परिणाम आने जा रहे हैं। देखिए, उम्मीद और विश्वास दोनों मिल गए हैं। उम्मीद पे दुनिया टिकी है, लेकिन विश्वास के साथ साथ दुनिया चलती है। हमको इस चुनाव में उम्मीद भी है और विश्वास भी है कि हम सत्ता के पक्ष में हमारे मतदान हुआ है और हमें सत्ता मिल रही है। राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी मिलकर के अन्य साथी दलों के साथ सरकार बना रहे हैं और ऐसा पूरी तौर से विश्वास करते हुए ये जो रिनोवेशन का काम चल रहा है, जो रंग रोगन का काम ऑफिस का चल रहा है, ये उसी आशा और विश्वास के साथ चल रहा है कि हम नए विधायकों का स्वागत जब इस ऑफिस के अंदर करें तो जरा साफ सुथरे ढंग से होना चाहिए। त्रिवेदी जी, आमतौर पर जो हिंदू समाज में हम लोग देखते हैं कि जब दिवाली होती है तो साफ सफाई होती है, रंग रोगन किया जाता है, या घर में कोई नया उत्सव हो रहा है, शादी ब्याह हो रहा है तो उसका रंग रोगन किया जाता है। आपकी तैयारी किस चीज़ पर है? देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व
जो चल रहा है चुनाव, अभी हम लोग उस महापर्व को मनाते हुए चल रहे हैं और इसका अंतिम चरण कल पूरा होने जा रहा है। तो अगर हिंदू धर्म के हिसाब से दिवाली देखी जाएगी तो राजनीति के हिसाब से लोकतंत्र का महापर्व है। मैं उस महापर्व को संपन्न कर रहा हूं और उसमें भरपूर भाग लिया है। तो अब नए जो इसके जैसे दिवाली में भगवान राम आए थे, तो आज हम अपने नए विधायकों का स्वागत, नई सरकार का स्वागत इस कार्यालय के माध्यम से करेंगे। एक बात जो अक्सर कही जा रही है, जो आपके विपक्ष में लोग हैं वो कहा करते हैं कि ऐसा ना हो कि सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटें कम पड़ जाएं और राष्ट्रीय लोक दल कोई बड़ा दांव खेल जाए या इधर की उधर हो जाए। इस बात को लेकर के भी कुछ लोग चर्चा करते रहते हैं। देखिए, चर्चा तो आम बात है करना, लोग कुछ न कुछ तो कहेंगे ही, लेकिन पार्टी ने अपना एक रास्ता तय कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का तालमेल होने की कोई संभावना नहीं है। चुनाव से पहले भी विभिन्न प्रकार के प्रलोभन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए गए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विभिन्न प्रकार के ऑफर प्रस्तुत किए गए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने किसी भी ऑफर को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाजपा से हमारा कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि भाजपा इस प्रदेश की नहीं, इस देश की दुश्मन पार्टी है, जिसने इस देश को कम से कम 25 साल पीछे ढकेल दिया है। तो मैं उसके साथ कोई तालमेल नहीं करूंगा, क्योंकि हमको प्रदेश को आगे ले जाना है। धन्यवाद। तो ये त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय लोकदल इस बात को लेकर पूरी कॉन्फिडेंट है कि जिन 33 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा है उसमें से ज़्यादातर सीटें यानी 25 से 30 के आसपास वो जीतने जा रहे हैं। और ये जो तैयारी ऑफिस की हो रही है, नए सिरे से इसको सजाया संवारा जा रहा है उन विधायकों के लिए, और शायद राष्ट्रीय लोकदल की माने तो नई सरकार के आने की तैयारी की आहट में ये सारी तैयारियां, ये सारी सजावट, ये सारा रंग रोगन किया जा रहा है। लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल की रंग रोगन, पुताई, सफाई का काम खासी चर्चा में है। कैमरा पर्सन राज सिंह बिस्ट के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।